सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को देखा था, जो युग्मक जनन का एक हिस्सा था। युग्मक जनन में मैं बताया था कि नर और मादा दोनों प्रकार के इकाइयों में जनन युग्मकों के उत्पादन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, और उसमें एक शुक्राणु जनन अर्थात नर युग्मक के उत्पादन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज आपके समक्ष में अंड जनन या oogenesis की चर्चा कर रहा हूँ। यह युग्मक जनन का दूसरा भाग है जो मादा इकाइयों में संपन्न होती है। मोटे तौर पर कहा जाए तो आदि जनन कोशिका, याद करें हम आपको बताए थे कि चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, इसकी उत्पत्ति आदि जनन कोशिका के माध्यम से होती है, और यह आदि जनन कोशिका प्राथमिक जनन अंग में होते हैं। नर में वृषण में था और मादाओं में यह अंडाशय में होंगे। तो आदि जनन कोशिका से अंडाणु या मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया अंड जनन है। यह एक सिंपल और एक लाइन का कंसेप्ट है कि द प्रोसेस बाय विच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस फीमेल गैमेट और ओवम, दैट इज कॉल्ड oogenesis, वह प्रक्रिया है। अब प्रक्रियात्मक बात यदि करें तो आदि जनन कोशिका बड़ी संख्या में विभाजित होकर डिंब कोशिका या यूगोनिया की रचना करते हैं, और इसकी संख्या हजारों में होती है, लगभग 45 से 60 हजार के आसपास। और इसमें से कुछ सैकड़े में जो कोशिका हैं वे पोषण और डेवलपमेंट प्राप्त करके प्रारंभिक डिंब कोशिका या प्राइमरी oocyte की रचना करते हैं। लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ हम लोगों को जाननी है कि कोई भी मादा इकाई जब अपने भ्रूणावस्था में होती है, गंभीरता से लेंगे। सपोज कीजिए कि नर और मादा दोनों जनन इकाइयों के रचना उनके किशोरावस्था के बाद सक्रिय होती है, लेकिन मादा जनन तंत्र में जो उसकी प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, इसकी रचना संबंधित इकाई के भ्रूणावस्था में, अर्थात कोई लड़की जब अपने भ्रूणावस्था में होती है, मां के गर्भ में होती है, उस भ्रूणावस्था के 25वें सप्ताह में उसके अंदर अंडाशय की उत्पत्ति हो जाती है, और अंडाशय के आदि जनन कोशिका से हजारों की संख्या में डिंब कोशिकाएं उसमें बन जाते हैं। मां के गर्भ में ही मादा इकाई होती है, उसी समय यह घटना होती है। अब उसमें से डिंब कोशिका विकसित होकर प्रारंभिक डिंब कोशिका की रचना करती है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा मादा युग्मक बनने के लिए, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया वहां संपन्न नहीं होती है। डाइकाइनेसिस फेज तक की विभाजन प्रक्रिया होने के पश्चात वो विभाजन रुक जाती है, और ये प्रारंभिक डिंब कोशिका संबंधित इकाई के अंडाशय में सुरक्षित रहते हैं और उनका धीरे धीरे विकास होता है। इनकी सक्रियता बाद में होगी, लेकिन इनकी रचना संबंधित मादा इकाई के गर्भावस्था होने की स्थिति में ही हो जाती है। इसको आप दूसरे शब्दों में यूं ही समझ सकते हैं कि जब कोई मादा इकाई अपने मां के गर्भ में होती है
उसी के 24वें सप्ताह में उसके अंडाशय में प्रारंभिक डिंब कोशिकाओं की रचना हो जाती है। इन बातों को यदि हम भाषा के रूप में देना चाहें तो स्लाइड में आप देख सकते हैं। मनुष्य के प्राथमिक मादा जनन अंग अंडाशय ओवरी के आदि जनन कोशिका से मादा जुग्मक के विकसित होने की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। मादा जुग्मक को अंडाणु या अंड कोशिका कहा जाता है। मादा इकाई जब अपने भ्रूणावस्था में ही होते हैं उसी समय 25वें सप्ताह में आदि जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन द्वारा बड़ी संख्या में लगभग 45 से 65 हजार डिंब कोशिका या उगोनिया का निर्माण होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डिंब कोशिका द्विगुणित अवस्था में प्रारंभिक डिंब कोशिका के रूप में विकसित हो जाती हैं और उनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया आरंभ होकर डाइकाइनेसिस तक पहुंचकर सुसुप्तावस्था में चली जाती है। मतलब डाइकाइनेसिस तक के विभाजन हुई और अब वो विभाजन रुक गई और ये प्रारंभिक डिंब कोशिका का जिस रूप में प्रोसेस विभाजन का हुआ उसी रूप में रुका रहेगा और वो सुसुप्तावस्था में चली गई। सुसुप्तावस्था टूटेगी आफ्टर द सम टाइम, जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, जब उसका बच्ची का जन्म हो जाएगा, जब वो इकाई जन्म ले लेगी, फिर उसके बाल्यकाल बीतने के पश्चात किशोरावस्था आएंगे। वैसी स्थिति में किशोरावस्था के बाद पुनः इसकी विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी और वहां अंडाणु कैसे बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। प्रारंभिक डिंब कोशिका जो अंडाशय में गर्भावस्था के समय से सुरक्षित थी, सुसुप्तावस्था में थी, वह मादा इकाई के 11 से 13 वर्ष की अवस्था आने पर उसमें विभाजन पुनः सक्रिय हो जाता है और विभाजन के फलस्वरूप एक बड़े आकार की परवर्ती डिंब कोशिका बनती है और छोटे आकार की प्रथम ध्रुव पिंड बनते हैं। इसमें विभाजन सामान्यतः नहीं होता है, जबकि परवर्ती डिंब कोशिका मेटाफेज के विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु की उत्पत्ति करते हैं और यह अंडाणु शुक्राणु के संयोग में जब आता है, जब शुक्राणु के संपर्क में आता है, तब उससे निषेचित होकर निषेचित अंडाणु या जुग्मनज की रचना करती है। इसको भाषा के रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि अंडाशय में मौजूद प्रारंभिक डिंब कोशिका मादा के किशोरावस्था के बाद परिवर्धित होने लगती है। प्रारंभिक डिंब कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने अर्धसूत्री विभाजन की रुकी हुई प्रक्रिया को सक्रिय करती है और परिणाम स्वरूप एक बड़ी परवर्ती डिंब कोशिका या द्वितीयक डिंब कोशिका और एक छोटी प्रथम ध्रुवीय पिंड का उत्पादन होता है। मनुष्य के प्रथम ध्रुवीय पिंड में आगे का विभाजन नहीं होता है, जबकि परवर्ती डिंब कोशिका सेकेंडरी oocyte विभाजन के मेटाफेज अवस्था तक की प्रक्रिया पूरी कर अंडाणु या अंड कोशिका का रूप लेती है और शुक्राणु के संपर्क में आने पर अपनी विभाजन प्रक्रिया पूरी कर एक निषेचित अंड या युग्मनज जाइगोट तथा द्वितीय ध्रुव पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करती है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अंडाणु जो है वह शुक्राणु के संपर्क में आया और निषेचित अंडाणु के रूप में या जुग्मनज के रूप में उसका विकास हुआ। यदि शुक्राणु के संपर्क में नहीं आया तो वह अंडाणु के रूप में धीरे धीरे विनष्ट हो जाता है। एक गंभीर और इंपॉर्टेंट बात जानकारी के दृष्टिकोण से, जैसा कि बताया गया था कि
मनुष्य में एक जोड़े अंडाशय होते हैं। अब एक जोड़े अंडाशय जो हैं वो एकांतरण अल्टरनेटिव रूप से, अगर इस महीने इससे अंडाणु का उत्पादन हुआ है तो अगले महीने पुनः इससे नहीं होगा, इससे होगा। मतलब बारी बारी से दोनों अंडाशय हर एक महीने में सिर्फ एक ही परिपक्व अंडाणु का उत्पादन करते हैं। निहितार्थ कहने का यह कि संख्या अंडाणुओं की चाहे जितनी हो, लेकिन अंडाशय से सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योर ओवम या एक परिपक्व अंडाणु अंडोत्सर्ग की क्रिया में बाहर आते हैं और यह प्रक्रिया अल्टरनेट रूप से एक अंडाणु से इस महीने, फिर अगले महीने दूसरे अंडाशय से, फिर तीसरे महीने अगले दूसरे अंडाशय से, इस प्रकार बारी बारी से अंडाशय से अंडाणु की विमुक्ति होती है। इन बातों को जो आपको समझाया गया, इसको आरेख के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, जिसका आरेख आपके स्लाइड में दिया जा रहा है। अब इस स्लाइड के माध्यम से आपने देखा कि अंडाणु की उत्पत्ति हुई और अंडाणु की दो संभावनाएं बनी। एक, वह अगर शुक्राणु के संपर्क में आया तब तो निषेचित अंडाणु होगा, निषेचित अंडाणु बनेगा तब उससे गर्भ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यदि शुक्राणु के संपर्क में नहीं आया, अर्थात उसे नर युग्मक की प्राप्ति नहीं हुई, वैसी स्थिति में वह धीरे धीरे विनष्ट होता जाएगा और अंततः गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर को लेते हुए रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा, जो मासिक प्रक्रिया होगी। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जनन चक्र या ऋतुस्राव चक्र, नाम उसके अनेक हैं, के माध्यम से अंडाणु के वैसी परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे हम लोग जब उसको शुक्राणु या नर युग्मक नहीं मिलते। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब शुक्राणु या नर युग्मक मिलते हैं तब गर्भ का किस प्रकार डेवलपमेंट होता है और गर्भ की स्थिति क्या होती है। पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, कोई भी डाउट हो मैसेज में डालिए, कॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।